गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि कल हमने जो वीडियो के बारे में चर्चा की थी, आपको पता है PART और कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर हमने जो चर्चा की थी। आज की हम वीडियो के अंदर दो नर्सिंग मैनेजमेंट के ऐसे टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो कि हमेशा एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुए हैं और उन टॉपिकों से हर बार क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसको बात करते हैं हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसमें शॉर्ट नोट्स आ जाएगा या तो, और या फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आया तो आपको इस पॉइंट के ऊपर अगर क्वेश्चन दे देगा, या फिर शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन दे देगा, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन देगा। डेफिनेशन की अगर मैं बात की जाए तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट रेफर करता है किसको, डिफरेंट लेयर ऑफ द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि हेल्प करती है किसमें, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उनको पाने के लिए, जो अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों को किया जाता है, वो होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 मैनेजमेंट हमने शामिल किए हैं, जिसमें पहला मैनेजमेंट आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो होता है हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए डिसीजन। मेजर डिसीजन के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को जाना जाता है, जो सेटिंग पॉलिसीज़ को सेट करता है। इसका अगर एग्जांपल दिया जाए तो डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO बोलते हैं, जैसे हम कंपनी का CEO होता है, डायरेक्टर होता है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है, और डीन ऑफ नर्सिंग कॉलेज होता है। किसी भी नर्सिंग कॉलेज के डीन को भी हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर रखते हैं, क्योंकि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बिल्डिंग क्वालिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए हम उसके अंदर इस चीज़ को रखते हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे, जैसे अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर हमने बात की जाए, क्योंकि इसके अंदर हमें, जैसे आपने मास्लो थ्योरी पढ़ी हो, उसके अंदर आप एक ट्रायड बनाते हो, उस ट्रायड के अंदर जैसे आपको शो करना होता है लोअर, मिडिल, फिर टॉप, उस तरीके से आप एक डायग्राम बनाकर भी इस चीज़ को शो कर सकते हो। आगे इसके मैं फंक्शन की बात करूँ तो टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेटिंग करता है किसको, पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रेटजिक प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रेटजी बनाता है किसके लिए, स्ट्रेटजिक प्लानिंग बनाता है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेगा टॉप मैनेजमेंट, एंड कोऑर्डिनेट करेगा विद द एक्सटर्नल एजेंसीज और गवर्नमेंट से, और कोऑर्डिनेट करेगा किससे, एक्सटर्नल एजेंसीज से और गवर्नमेंट से। अब मैं बात करूं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, ओवरऑल सुपरविज़न होगा किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टॉप मैनेजमेंट के हम लिख रहे हैं उसका सुपरविज़न होगा, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब मैं बात करूं इसकी कि इसमें नर्सिंग के अंदर क्या क्या है, जैसे एक हॉस्पिटल होता है, उसमें टॉप मैनेजर इंक्लूड हॉस्पिटल डायरेक्टर ऑफ चीफ नर्सिंग ऑफिसर होता है, जो डिसाइड करता है पॉलिसीज़ ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज। एक जो नर्सिंग सर्विसेज है उनकी जो पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर होता है, जैसे नर्सिंग डीन बोल सकते हैं, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट बोल सकते हैं, जो कि उस हॉस्पिटल की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी उन चीज़ों को लेकर कमांडिंग्स हैं, उन सबको डिसाइड करने का काम जो होता है वो एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर का होता है, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है। क्योंकि हमने देखा है इसके अंदर कि इसके अंदर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेगा, कोऑर्डिनेट करेगा किससे, एक्सटर्नल एजेंसीज से और गवर्नमेंट से, ओवरऑल जो सुपरविज़न करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आएगा। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट बिटवीन होता है किसके, सबसे अपर मोस्ट, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं हम जिसको, उसके अंदर आता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। सबसे बड़ी बात लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखें उससे पहले आप एक डायग्राम शो कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ आए। अब मैं बात करता हूँ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात की जाए तो इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें आती हैं, और ट्रेंड बिल्डअप आता है, इंटेलिजेंट चीज़ें आती हैं, इंटेलिजेंट जो सॉल्विंग मेथड्स आते हैं वो इसके अंदर आते हैं।
मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क करता है किस किस के बीच में, बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के बीच में। दे इम्प्लीमेंट पॉलिसीज मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। और ये क्या करता है, जो टॉप मैनेजमेंट कोई भी पॉलिसी बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो मिडिल मैनेजमेंट का होता है। अब मैं अगर इसकी बात की जाए इसके एग्जाम्पल के ऊपर कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या डिपार्टमेंटल जो हेड होता है, एक तो हम बोलते हैं एनएस, दूसरा बोलते हैं हम डीएनएस और तीसरा बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल हेड। जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड होता है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसके अगर फंक्शन की बात की जाए तो इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्लान्स हैं, सुपरविजिंग गाइड लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज करेगा किसको, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, इम्प्लीमेंट करेगा पॉलिसीज़ ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की, कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटीज़ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा, रिपोर्टिंग करेगा टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को तो इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि ये रिपोर्ट करेगा किसको, टॉप मैनेजमेंट को, जो भी चीज़ें घटित हुई हैं उन सब का एक पर्टिकुलर रिपोर्ट डाटा तैयार करेगा और उस रिपोर्ट डाटा को ये करेगा टॉप मैनेजमेंट को, एंश्योर करेगा स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सर्विसेज को। अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करेगा, एंश्योर करेगा किन किन चीज़ों को, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सर्विसेज, जो भी सर्विसेज इसके अंडर रिगार्डिंग हुई हैं उन सबको स्मूथली फंक्शनिंग करेगा, उनकी एक फंक्शनिंग करेगा जिसके तहत उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से पूरा काम संपन्न हो पाए और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एक अचीव गोल के ऊपर पहुंच पाए। उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो पॉइंट होता है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है, जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो रीज़न है वो इसी का यही है कि जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तो पॉलिसीज़ को, चीज़ों को दिखा रहा है। अब जैसे हम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सुपरवाइज़र वार्ड इंचार्ज है, नर्सिंग सर्विसेज प्रॉपर्ली डिलीवर्ड इनटू डिफरेंट यूनिट्स। जो वार्ड इंचार्ज होगा वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को पर्टिकुलर डिफरेंट वार्ड के अंदर अलग अलग उसके अंदर चीज़ों को डिफरेंटली तरीके से शो ऑफ करेगा। अब मैं बात करूँ तो हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट लाइन ऑफ द मैनेजमेंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इंटेलिजेंस आता है। इसके अंदर अगर मैं बात की जाए तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है डायरेक्टली सुपरवाइज होता है वर्कर और स्टाफ के थ्रू। जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली सुपरवाइज करता है किसको, वर्कर और स्टाफ को। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। जो चीज़ें ऑपरेशंस हो रही है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की चीज़ें चल रही हैं तो ये डे टू डे उस चीज़ को कंटिन्यूस करते जाएगा। ये चीज़ आप इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूँ जैसे वार्ड इंचार्ज, नर्सिंग स्टाफ, अगर वार्ड इंचार्ज की बात की जाए, स्टाफ नर्स है, हेड नर्स है, ये सब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टाफ नर्स होगी वो डायरेक्टली सुपरवाइज करेगी किसको, वर्कर और स्टाफ को। रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, जो वहाँ की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी। डायरेक्ट सुपरविजन टू ऑफ स्टाफ होगा, असाइजिंग ड्यूटीज़ टू नर्स एंड वर्कर, असेस करेगा नर्स और ड्यूटी, जो नर्सेज हैं और उन वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटी को असेस करने का काम किसका होगा, इसी का होगा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। डायरेक्ट सुपरविज़न करेगा स्टाफ से, ये सीधी सी बात लिखी हुई थी। मेंटेन डिसिप्लिन एंड वर्क शेड्यूल, और मेंटेन करेगा डिसिप्लिन और वर्क शेड्यूल को। प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट पेशेंट केयर को, पेशेंट की जो डायरेक्ट केयर है उसको प्रोवाइडिंग करवाएगा। रिपोर्टिंग प्रॉब्लम एंड टू हायर अथॉरिटीज़, और रिपोर्ट करवाएगा किसको, हायर अथॉरिटीज़ को। ठीक है। इन नर्सिंग दे एंश्योर पेशेंट केयर प्रोवाइड प्रॉपरली एंड मैनेज वार्ड एक्टिविटीज़। अब मैं बात करूं, मैंने जो डायग्राम के ऊपर बात की थी आपसे, उस डायग्राम के ऊपर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। अगर आपको जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। एक तो आप ट्रायड के ऊपर डायग्राम बना सकते हैं, ट्रायड के ऊपर भी आप लाइन शो करके उन चीज़ों के बारे में जो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि शो ऑफ कर रहे हैं किस चीज़ को, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को, उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। जैसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर आप इंटेलिजेंस और इन चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंटेलिजेंस ट्रेंड है, इन चीज़ों को लिख सकते हैं। और बिल्डिंग कैपेसिटी है जो है वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, अपर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट या टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग।
तो आप दोस्तों आपने देखा कि टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझाने का। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग मैनेजमेंट, लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आता है इसका। पहली बात करें तो मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो डिसाइड करता है किसको, एडवांस। सबसे पहले आपका इंट्रो लिखना है। आपको इंट्रो कैसे करना है, गोला मार्क करके इंट्रो लिखो, प्लानिंग लिखो, उसके साइड में एरो करके लिखो कि एडवांस, व्हाट टू डू, व्हाट विल वी डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट विल यू डू, हु विल डू। ये 4 चीज़ें आपको उन एडवांस प्लानिंग के अंदर लिखनी है। और इन्वॉल्व होता है सेटिंग गोल्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं गोल और डिटर्मिनेशन, जिसकी वजह से हम एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं, किसके लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए। सबसे पहली बात, ये इंट्रो यहाँ पर इसका ख़त्म होता है। अब मैं बात करूँ अगर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी प्लानिंग की। प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, किसी भी चीज़ की एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वे टू अचीव दैम है। मतलब मैं भी, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर, जैसे मैं हॉस्पिटल गया, मैं हॉस्पिटल जाने पर मैंने एक पेशेंट केयर को देखा कि इस पेशेंट की मुझे केयर कैसे करनी है, तो मैंने एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में उस पेशेंट की ड्रेसिंग की। पहले उसको सबसे पहले हाइजीनिक तरीके से उस चीज़ को, बेड को हाइजीन किया, फिर उस पेशेंट को हाइजीनिक तरीके से प्रॉपर वहाँ उसको वेयर करवाया। मैंने उसकी ड्रेसिंग की, ड्रेसिंग करने के बाद उसको बढ़िया तरीके से उसकी ड्रेसिंग करके फिर मैंने उसको मेडिसिन वगैरह जो टाइम टू टाइम टेक ऑफ प्रेस्क्रिप्शन था उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दी। तो प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ टू अचीव दैम। अब इसे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग हेल्प करती है किसमें, ऑर्गेनाइजिंग पेशेंट केयर, जो ऑर्गेनाइजिंग है पेशेंट केयर, स्टाफ ड्यूटीज़ एंड हॉस्पिटल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, जो हॉस्पिटल के रिसोर्सेज हैं उनके लिए इफेक्टिवली काम करती है, एंड स्टाफ ड्यूटीज़ है, ऑर्गेनाइजिंग पेशेंट केयर है। इन चीज़ों में प्लानिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप खुद समझ पा रहे होंगे, आप अच्छी तरीके से देखो, डेफिनेशन को भी देखो, आप इंट्रो को भी देखो, आपको एक बिल्कुल ही बहुत इजी मेथड लगेगा प्लानिंग का। प्लानिंग का इससे अच्छा इंट्रो और इससे सुलभ डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं और जगह होगी नहीं। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर इम्पोर्टेंस क्या क्या है प्लानिंग की, इससे क्वेश्चन आता है, आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सबसे पहला आता है प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग जो होता है क्लियरली डायरेक्शन करता है किसको, मैनेजर एंड स्टाफ को, अबाउट व्हाट वर्क नीड टू बी डन, कि उस स्टाफ को क्या वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग एक अपने आप में बेटर डायरेक्शनल चीज़ होती है। मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट के लिए, रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। मतलब ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट फ्यूचर प्रॉब्लम एंड प्रिपेयर द सॉल्यूशन इन एडवांस। ये फ्यूचर प्रॉब्लम जो भविष्य में होने वाली है उनको प्रिडिक्ट कर देगा, प्लानिंग प्रिडिक्ट कर देगी, और उसके लिए जो उन सॉल्यूशन, उस फ्यूचर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें एडवांस प्रिपरेशन करने में भी हेल्प देगा प्लानिंग। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है कि प्लानिंग इंश्योर करता है प्रॉपर यूज़ ऑफ मैन पावर, मनी एंड मटेरियल एंड टाइम को। मनी, मटेरियल, टाइम, इनके लिए प्लानिंग प्रॉपर यूज़ है किसका, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग को। मैनेजर कैन चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव आफ्टर एनालाइजिंग द डिफरेंट ऑप्शन। जो मैनेजर होता है वो एक बेस्ट मेथड यूज़ करता है किसके लिए, एनालाइज करके डिफरेंट ऑप्शन को एक बेस्ट मेथड यूज़ करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद। तो आप खुद समझ पा रहे हो, इन 4 पॉइंटों को आप अच्छे से ध्यान से देखिए कि प्रोवाइड डायरेक्शन, reduce the uncertainty and better utilization of resources and improve the decision making, help in coordination। अब मैं बात करूँ help in coordination की, तो help in coordination coordinate करता है the activities to different departments and staff। प्लानिंग जो होती है वो क्या करती है कि एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट करेगी एक्टिविटीज़ को, किससे, डिफरेंट डिपार्टमेंट और स्टाफ। एक स्टाफ और दूसरे वार्ड के स्टाफ के बीच में अगर प्लानिंग होगी तो आपस में कोऑर्डिनेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इंक्रीज इफ़िशियंसी, प्रॉपर प्लानिंग रिड्यूस करती है वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी को।
ये क्या करती है, जो एक इंक्रीज़ करेगी इफ़िशियंसी को। किसी एक स्टाफ या वर्कर की इफ़िशियंसी अगर इंक्रीज़ होगी तो उस प्लानिंग के तहत क्या करेगा, वेस्ट ऑफ टाइम जो होगा उसको तो रिड्यूस कर लेगा और एफर्ट को, एंड इम्प्रूव करेगा किसको, प्रोडक्टिविटी को। किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हेल्प करेगा किस में, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अंदर। अचीव करेगा किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग अपने आप में बहुत अच्छा मेथड है। एंश्योर करेगा दैट ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हमारे एडवांटेज ऑफ द प्लानिंग। एडवांटेज ऑफ द प्लानिंग को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, एडवांटेज ऑफ प्लानिंग से भी क्वेश्चन आता है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब वर्क बिकम ए सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। बेटर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क होगा एडवांटेज के अंदर। इम्प्रूव कंट्रोल, रिड्यूस द रिस्क एंड एरर, प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूव टीम कोऑर्डिनेशन। आप एडवांटेज तो खुद से भी लिख सकते हो प्लानिंग के कि एडवांटेज क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशनल जो वर्क होगा वो इम्प्रूव होगा, उसके अंदर आप चीज़ें लिख सकते हो। इम्प्रूव कंट्रोल, अगर प्लानिंग है तो मैनेजर क्या करेगा, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड गोल। अगर किसी भी चीज़ की प्लानिंग है तो जो मैनेजर होगा उसको हेल्प मिलेगी किसमें, कंपेयर करने में, जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस वहाँ आ रहा है और जो उन्होंने गोल सेट किया है उसके बीच में। रिड्यूस द रिस्क एंड एरर, रिड्यूस करेगा किसको, रिस्क। फ्यूचर प्रॉब्लम कैन बी एंटिसिपेटेड एंड अवॉइडेड, जो फ्यूचर प्रॉब्लम होंगी उनको एंटिसिपेट करेगा और उनको अवॉइड करने की कोशिश करेगा अगर प्लानिंग है तो। प्रमोट द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रमोट करेगा इनोवेशन को। मैनेजर थिंक ए न्यू आइडियाज़ एंड बेटर वे टू परफॉर्म टास्क। अब जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, अच्छे आइडियाज़ उसके दिमाग में आएंगे, वो अच्छे आइडियाज़ सोचेगा और उन आइडिया के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब मैं बात करता हूँ सेव टाइम एंड कॉस्ट की। प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड करता है किसको, अननेसेसरी वर्क एंड एक्सपेंसेस को। अगर हमारे पास सेव टाइम और कॉस्ट है और हमारे पास प्लानिंग है तो हम क्या करेंगे, उस प्लानिंग के तहत हम अवॉइड कर देंगे अननेसेसरी वर्क को। जो वर्क हमारे काम का नहीं उसको हम करेंगे ही नहीं, और एक्सपेंसेस जो उस वर्क के थ्रू, उस वर्क को करने में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम अवॉइड करेंगे। अब मैं बात करता हूँ हमारे हेल्प इन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़, टास्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लियरली अमोंग स्टाफ मेंबर। अगर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ है किसी भी एक नर्सिंग डीन के द्वारा किसी वार्ड के अंदर या वार्ड इंचार्ज के थ्रू कोई भी पर्टिकुलर जगह स्टाफ नर्स या नर्स की ड्यूटी लगाई गई है और उन ड्यूटीज़ की एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत वो नर्सिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको क्लियरली अमोंग स्टाफ मेंबर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को